अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। क्या आप इधर देख रहे थे? मुझे लगा मुझे सलाम कर रहे हो। मैंने इकट्ठा 1-32 शिकार में सबको सलाम इकट्ठा कर दिया। आपने बहुत अच्छा किया। हम भी रोज यही कोशिश करते हैं कि एक साथ इकट्ठा करें बहुत सारी खबरें और इन 2 घंटों में ना आपको अपडेट कर दें, मालूमात सारी की सारी दे दें। हमने बहुत सारी खबरें शॉर्टलिस्ट की हैं आज के लिए और हमारे पास आज के लिए बहुत सारे मौज़ूआत तो थे, लेकिन मुझे कल के एक एहतजाज की बात आज पहले करना बड़ा मुनासिब लग रहा है। हुआ कुछ यूँ है कि वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया पीसीबी ने, और जब कुछ नाम उसमें इंक्लूड हुए और जिन लोगों को टीम से बाहर भेज दिया गया, स्क्वाड से बाहर भेज दिया गया, उनमें एक नाम जुनैद खान का है। जुनैद खान ने एहतजाज किया, खामोश एहतजाज। अब ये खामोश एहतजाज उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने मुंह पे टेप लगाया है और उन्होंने कहा सच कड़वा होता है, वो मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कह गई है। मज़ीद बात इस सब पर हो सकती है, वो भी जाएगी अगर रिजल्ट्स अच्छे ना आए, अगर हम जीत ना सके, अगर हम मुकाबला कर ना सके और जिन लोगों का इंतखाब किया गया है वो ये साबित ना कर सके कि पीसीबी ने उनका इंतखाब करके कोई घाटे का सौदा नहीं किया, बावजूद इस सब के कि वो अब उस टीम का हिस्सा नहीं है। अभी फ़िलहाल इस मेगा इवेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये सिखाया है कि मोरल ख़राब नहीं करते और अपनी बात ज़रूर पहुंचाते हैं। मुझे तो बड़ा पसंद आया उनका स्टाइल। एग्जैक्टली। फिर लेकिन किरण ना जाने कुछ हुआ क्योंकि आफ्टर 3 आवर्स उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। बात तो उन्होंने कर दी, बात उन्होंने कर दी और बड़े तरीके से कर दी। एनीवेज इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन अभी नया दिन में आपके लिए आज क्या कुछ है नजर डालते हैं सबसे पहले नया दिन की टॉप स्टोरीज पर। नन्हे फूलों को मुरझाने से बचाने का अज़्म, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन सिंध के अस्पतालों में सरगर्म। इमरजेंसी वार्ड में 25 लाख बच्चों की जिंदगियां बचा चुके। निगलेरिया एक और दिमाग चाट गया। कराची में लियाकताबाद का 34 साला शाहरुख शिकार बना। रवां साल के दौरान सिंध में निगलेरिया ने 3 जिंदगियां निगल लीं। गया जमाना लौट आया, पुराने फैशन का नया पहनावा, पोल्का डॉट्स का फैशन एक बार फिर इन हो गया। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा स्टार्स पोल्का डॉट से मुज़य्यन मलबूसात में नजर आने लगे। तो अब हम नया दिन में बात करते हैं कुछ बच्चों के बारे में। बच्चे यही तो हमारा मुल्क, हमारा मुआशरा बनाएंगे आगे चलकर। इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है और इसमें हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। बच्चों की सेहत से मुतालिक आज बात करेंगे। नन्हे फूल कहीं मुरझा ना जाए और अगर इनकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब हो तो फिर इनको बचाना है। ये बहुत बड़ा टास्क है और इस बहुत बड़े अज़्म के पीछे कौन लोग हैं, आज हम कोशिश कर रहे हैं उन्हीं से आपकी बात करवाएं। ये लोग खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन सिंध भर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनकी सेहत के लिए काम कर रहा है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन अब तक सिंध में करीबन 25 लाख बच्चों की जिंदगियां बचा चुका। ये समाजी इदारा अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज नौमौलूद को बेहतर तरीके से केयर फराहम करते हैं और यूँ ये एक घराने की खुशियाँ और हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचा लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर एहसन रब्बानी, आप सीईओ हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के। वेलकम टू नया दिन। सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ये काम किस तरीके से करती है और अभी जो हॉस्पिटल्स हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो एक्वायर किए हैं, उनके इमरजेंसी वार्ड्स जहाँ पर आपका अमला है और काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया और आपको भी रमज़ान मुबारक हो। आपके नाजरीन और आपको मैं जो मुबारकबाद देना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तानी अपने मसाइल जिस तरह हल करते हैं, तो पाकिस्तान में बच्चों की अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज उसमें कमी आ रही है। और ख़ुसूसन अगर आप कराची में देखें तो आज कोई भी बच्चा आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं है एक ऐसे अस्पताल से जो मुफ्त है और जहाँ बेहतरीन क्वालिटी है। तो ये है चाइल्ड लाइफ, यानी जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम हो रहा है। इसे क्या ऐसा कहें तो सही होगा? जी बिल्कुल, बल्कि हमने कैनेडियन अथॉरिटी को बुलाया और उनसे अपना ऑडिट करवाया, तो उन्होंने कहा कि आज आपके ये सरकारी अस्पताल 70% ऑफ अ कैनेडियन स्टैंडर्ड पे आ गए हैं कि आप अपने बच्चे को टोरंटो या मॉन्ट्रियल के इमरजेंसी रूम में लेके जाएं या सिविल जिना और लियारी में लेके जाएं तो उसके 70% तक आ गए हैं। और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह 2 साल में ये उसके भी 90% तक आ जाए और सर्टिफिकेशन उसकी भी हो जाए।
वेरी नाइस। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि इस काम को इसके आइडिया से लेकर इसको शुरू करने तक और अब भी कहाँ कहाँ पर आप लोगों को लगा कि हमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम्स क्या थे, अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें। कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएं। लेकिन जब किसी काम से इश्क होता है तो अल्लाह सारे मसाइल हल कर देता है। देखिए, हुकूमत के साथ काम करना आसान काम नहीं, लेकिन हुकूमत के साथ काम करने ही में बड़ा काम है। तो आज जो गरीब आदमी है, जो तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन है, वो अपने बच्चों को कहीं और लेके नहीं जा सकता, वो सरकारी अस्पताल में लेके जाते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ मजबूरियों की वजह से क्वालिटी और केयर दोनों बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो हमने 7 साल पहले काम शुरू किया एक अस्पताल से, उसमें हुकूमत के साथ MOU साइन करके हम काम करते हैं, फिर हम बंदों को हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, हुकूमत के साथ मिल के काम करते हैं। लोगों की भी कमी है, मतलब अच्छे डॉक्टर्स नर्सेज नहीं मिलते, उनकी ट्रेनिंग की कमी है, रश बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं उम्मीद भी दिला दूं कि अगर आपने जैसे कहा, अगर 25 लाख माओं की दुआएं आपके साथ हों तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती। एग्जैक्टली मुझे ये बताया, आपने कहा कि मसले हैं, लाइक डॉक्टर्स की कमी भी है, ट्रेनिंग का फुकदान भी है, तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ये इस कमी को किस तरीके से पूरा करते हैं? आप डॉक्टर्स कहीं से मंगवाते भी हैं कि आप आएँ, आप इन अस्पतालों में हमें तैनात कराते हैं और इस तरह अमला और उनकी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग? तो हमारे मॉडल के कुछ बेसिक पिलर समझ लीजिए, सतून है। सबसे पहले तो बिल्डिंग को बेहतर किया जाए, रेनोवेट किया जाए, पेंट हो, एयर कंडीशनिंग हो। उसके बाद हम 100 के करीब स्टाफ एडिशनल हायर करते हैं, इन एडिशन टू गवर्नमेंट स्टाफ के अलावा। फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, कार्डियक मॉनिटर्स, इन्फ्यूजन पंप्स वहाँ प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिन्स जो बहुत सस्ती मेडिसिन्स होती हैं, लेकिन नमूनिया से बचाने का टीका 40 रुपए का है। सही। लेकिन पाकिस्तान में 92,000 बच्चे नमूनिया से हर साल मरते हैं, और नमूनिया से बच्चा सुबह उठ के नहीं कहता कि आज मर जाऊंगा। उसको 2 हफ्ते पुराने वो नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार होके 2 हफ्ते बाद मरता है। लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए, उसको 40 रुपए का टीका मिल जाए तो बच सकता है। और उसके बाद कोई भी अमूमन आप सिस्टम बनाते हैं, आप कहते हैं मैंने बिल्डिंग बना दी, मैंने इसमें डॉक्टर नर्स रख दिया, अभी खुद कर लेंगे। इट डजंट वर्क। आपको सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ती है। तो मैं शेयर करना चाहता हूँ, आज सिंध के 7 बड़े सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड फुली कंप्यूटराइज्ड है। हम ये बता सकते हैं कि जब पेशेंट आया तो नर्स उसको 3 मिनट में देखा, डॉक्टर ने उसको 50 मिनट में देखा, उसको पहली दवाई 90 मिनट में लगी। इस तरह से आप कैसे मॉनिटरिंग है? इस कदर मॉनिटरिंग से ज़्यादा सिस्टम्स हैं, क्योंकि आपको बच्चों की जान या बड़ों की जान बच सकती है अगर आप सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। और उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने का सिस्टम है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर बच्चा नमूनिया से आया है और उसको 100 से ऊपर बुखार है तो उसको 1 घंटे में एंटीबायोटिक लग जानी चाहिए। हर घंटा डिले में उसके मरने का चांस 10% बढ़ जाता है। तो आप सोचिए, सरकारी अस्पताल में आपका बच्चा बैठा हुआ है, नमूनिया से है, उसको 101 बुखार है, 5 घंटे बाद एंटीबायोटिक लगेगी तो उसके मरने के चांस 50% बढ़ जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि तो 8 बजे बच्चा आया, 8:03 पे नर्स ने देखा, 8:40 पे डॉक्टर ने देखा और उसने दवाई टाइप कर दी, 10 मिनट में फार्मेसी ने इशू की तो जाके जाली एंट्री नहीं हो सकती, और नर्स इंजेक्शन लगाने के बाद सिस्टम में डाला, इंजेक्ट किया। तो हमें ये पता चल जाएगा जब हम मेजर करते हैं तो इस कंप्लाइंस 25% से बढ़ के ये 70% हो गई, और हम इसको इंशाल्लाह 100 पे लेके जाना है। अच्छा, आपने कहा कि आप लोग देख लेते हैं, मॉनिटरिंग किस तरीके से होती है, ये इज इट दैट इजी? जी, असल में आज टेक्नोलॉजी ज़माना है, बहुत सिंपल टेलीमेडिसिन और CCTV कैमरास की मदद से आप यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरे पास हर साइट पे तकरीबन 24 से करीब हमने कैमरे लगाए हुए हैं। अच्छा। ताकि हम ये देख सकें कि कल खुदा ना खास्ता अगर कोई इलाज गलत हुआ था तो किस वजह से हुआ था, किस वहाँ पे डॉक्टर नर्स मौजूद थे या नहीं थे। तो इन सिस्टम्स के लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है, और आप लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद में भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखते कुछ एक्सप्लेन भी करें। जी मैं कैमरा मैं वो दिखाता हूँ आपको। इसके साथ एक और बहुत अहम काम है, हमने टेलीमेडिसिन जो शुरू की है उसमें आपको अंदाज़ा है हम कैटरैक्ट का भी ऑपरेशन कराने जाते हैं तो हम 2 ओपिनियन लेते हैं, हालांकि रूटीन ऑपरेशन। तो एक बच्चे को नमूनिया है तो आप या सीरियस है, झटके लग रहे हैं, तो यू वांट अ सेकंड डॉक्टर्स ओपिनियन। उसके लिए आप क्या करते हैं, हमें टेलीमेडिसिन से एक सेकंड डॉक्टर हर सीरियस बच्चे को देख रहा है, तो गलती का चांस कम हो जाता है। दोनों डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं। उससे हर घंटे 1 इजाफी जान बचती है, 1 गलती आप पकड़ते हैं।
और प्लस इसकी वजह से हम थर्ड में कैमरे की मदद से इस वक्त बैठ के देख रहे हैं, जिसका जिक्र हम सुनते रहते हैं। अच्छा, ये अभी आप कोशिश कर रहे हैं उन कैमरास तक उनको देखने की? नहीं, आप देखिए, वो कैमरा उससे फोकस कर लेगा जी। ओके, तो ये इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं सिविल अस्पताल कराची, ठीक है, वहाँ का ये वहाँ का जी लाइव है फीड। ये नर्सिंग स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह के हर साइड पे थोड़ा सा अगर कैमरे को एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक हो गया। जी 24 के करीब कैमरास लगे हुए हैं, उससे आप देख सकते हैं कि नर्स स्टाफ मौजूद है या नहीं है। प्लस हम एक और काम करते हैं, हर पेशेंट का मोबाइल नंबर लेते हैं। ओके, मोबाइल तो आज सबके पास है। फिर उनको हम एक SMS करते हैं कि आप इमरजेंसी में अपने बच्चे को लाए थे, मुतमईन है तो एक दबाइए, फीडबैक भी लेते हैं, मुतमईन नहीं है तो 2 दबाइए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 64% है सेटिस्फैक्शन का यार। सरकारी अस्पतालों में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 76% सेटिस्फैक्शन। ये जो था, ये सिर्फ आप लोग देख सकते हैं या इस तक एक्सेस हम आपको खातून चाहे कि मैं अपने बच्चे को देखूं, ये पॉसिबल है? वो भी देख सकते हैं? जी, असल देख तो कोई भी सकता है, लेकिन चूंकि पेशेंट की प्राइवेसी की वजह से जो कंप्लायंसेस होते हैं, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारे डॉक्टर देख रहे हों और ये इन्फॉर्मेशन कहीं और ना जा रही हो। अच्छा, अभी ये तो बहुत दिलचस्प हो गई गुफ्तगू, वाकई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि एक स्ट्रक्चर को बनाना, फिर उसके बाद में वहाँ पर अमले को लेकर आना, स्टाफ को लेकर आना, थोड़ा ट्रेनिंग देना, काम आप लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस सब में वक्त कितना दरकार होता है, ये बताइए। असल में कोई काम शुरू करने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद उसको रेप्लिकेट करना बड़ा आसान होता है। आप काफ़ी हद तक समझ लें, जैसे दुनिया में फ्रेंचाइजिंग होती है, आज अगर किसी फास्ट फूड के 40,000 50,000 हैं, तो वो अपने सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। तो हमने पहले 6 साल में 3 इमरजेंसी रूम स्टैब्लिश किए और पिछले साल 4 किए। ओके, और अब हमारी कैपेसिटी ये है कि पाकिस्तान में हम कराची कर लिया है, सिंध आधा कर लिया है, ठीक है। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में 41 टीचिंग अस्पताल हैं, हम 7 कर चुके हैं, बाकी के बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और अब बाकी के बहुत प्यारा आज़म आपका, ये बताएं कि कराची के बाद, इस आधे सिंध के बाद अगली डेस्टिनेशन क्या, अगला सूबा क्या है जहाँ आप लोग काम कर रहे हैं? बलूचिस्तान। वंडरफुल। बल्कि मैं ये शेयर करूँगा कि 41 टीचिंग अस्पतालों में से गवर्नमेंट के पूरे बलूचिस्तान में एक है। ओके, जो 46% आपकी एरिया है, सरकारी मेडिकल कॉलेज एक है, बोलान मेडिकल कॉलेज, उसके साथ जो सिविल अस्पताल अटैच्ड है, वहाँ हमें गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि जो आप सिंध में काम कर रहे हैं वो आप आइए रेप्लिकेट। तो ये कब तक हो जाएगा? हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 6 महीने में ये हो जाएगा। और इस सारे सफ़र में फंड्स का मिलना, फिर उसके बाद में कहीं कहीं उसकी कमी, कुछ इसके बारे में भी हमें बताइए। जी, फंड्स बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं, लेकिन फ़ंड्स का बंदोबस्त अल्लाह की ज़ात कर देती है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत दरिया दिल हैं। पाकिस्तानी सखावत और फिलांथ्रपी दुनिया भर में मशहूर है। हमें 80% फ़ंड्स कराची से मिलते हैं, बाकी कुछ पाकिस्तान से बाहर आने वाले लोग देते हैं, और फिर चौथे साल के बाद से हुकूमत सिंध ने भी फाइनेंशियल सपोर्ट देनी शुरू की है। सो वो भी टैक्स पेयर्स मनी है। तो ये पार्टनरशिप बड़ी अच्छी, ये असल में इतनी बड़ी लड़ाई है कि अकेले आप नहीं लड़ सकते, इसमें सबको अपना हाथ डालना होगा। तो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मुल्क से बाहर सब मिल के इन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है। ओके, आपने जिस तरह पहले भी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स और फिर अमला, तो पहला जो स्टेप है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर डॉक्टर्स और अमला, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। उसका दूसरा स्टेप इज हायरिंग, ओके, देन ट्रेनिंग, देन सिस्टम्स। ये सारा स्टाफ आप लोग खुद हायर करते हैं जो कि वहाँ पे तैनात होता है? जी, इंक्लूडिंग डॉक्टर एज वेल, एवरीथिंग। हमारा देखिए, गवर्नमेंट का कुछ स्टाफ मौजूद होता है। ओके, हम जो जाहिर है, अगर 50 मरीज आते हैं और उसके लिए 5 नर्सेज थी, लेकिन जहाँ 600 मरीज आते हैं वहाँ 5 नर्सेज से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए जो 40 नर्सेज है वो फिर हम हायर करते हैं। तो हम हुकूमत के साथ मिल के काम करते हैं। हमने अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनाई, वो ज़्यादा आसान होता, लेकिन आसान काम करने में बाज़ दफ़ा मज़ा नहीं आता या खुदकुशी की तमन्ना हमारे दिल में थी, कुछ ऐसा मामला था। लेकिन बात ना फिर वहीं आके रुक जाती है। एक तो ये कि अच्छा नर्सिंग स्टाफ मिल जाए, अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएं, और फिर सिलसिला वहीं रुके नहीं, आपको मज़ीद स्टाफ की भी ज़रूरत है।
और फिर उसमें आप लोगों को ट्रेनिंग्स भी देनी पड़ रही हैं, तो ये इस सब में ये कितना दिक्कत तलब मरहला है और इस सब में आपको कितना टाइम लग जाता है एक नर्स को बाकायदा आके उन 25,000, आप कह रहे थे कि रश बहुत ज़्यादा है, उस सब को डील करने में? जी, बल्कि एक बड़ी मज़ेदार बात यह कि माँ बाप की बड़ी उम्मीदें होती हैं नर्सिंग स्टाफ से और डॉक्टर से, तो जब बच्चे को शिफा मिलती है तो वो उसको खुदा बना लेते हैं, जिस तरह वो दुआएं दे के जाते हैं। और जब उनकी उम्मीद टूट जाती है तो ये माँ बाप बाज़ दफ़ा बुत शिकन भी बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो हालात है, तो हमारी जो टीम है उसको जिहाद करना पड़ रहा होता है रश से, लिमिटेड रिसोर्सेज से। मैं एग्जांपल देता हूँ, कराची का बहुत अच्छा अस्पताल है आगा खान अस्पताल, अच्छे रिसोर्सेज हैं वहाँ। इमरजेंसी में तकरीबन 50 बच्चे आते हैं रोज़ाना, सही। NICH में 600 आते हैं, ठीक है। सो लुक एट द वॉल्यूम। सो ये दुनिया में जहाँ भी लाख मरीज से ऊपर आते हैं साल में, उसको हाई वॉल्यूम इमरजेंसी रूम कहा जाता है। और गिवन अवर पॉपुलेशन तो वो तो हमारे सारे ही हाई वॉल्यूम है, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं जितने होने चाहिए उसका तो हम 20% भी नहीं है। लेकिन सवाल है जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको आप बेस्ट कैसे यूज़ करें। और ट्रेनिंग के लिए अब हम ये कर रहे हैं कि हमने अपनी सारी ट्रेनिंग मूडल पे डाल दी है, जो ई-लर्निंग है। फॉर एग्जांपल एक तो ट्रेनिंग क्लासरूम में होती है, लेकिन एक ट्रेनिंग ये है कि आपने वीडियोस बना दिए, सवाल बना दिए और लोग अपने मोबाइल पे खुद बैठ के उसको देख लें, क्योंकि ये स्किल्स हैं। तो स्किल्स होने चाहिए। और हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर 3 C's पे खड़ा है, कॉम्पिटेंट स्टाफ, कंप्लाइंट टू प्रोटोकॉल्स जैसे मैंने नमूनिया का कहा, और तीसरा है कंपैशन। ये काम कंपैशन के बगैर नहीं होता, तो इसको हम उर्दू में कहते हैं इल्म, अमल और इश्क। क्या बात है। बहुत बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप, अच्छे काम के साथ साथ ये भी तो होता है कि अज़्म कितना भी हो, जज्बा कितना भी हो, उसमें आराम भी ज़रूरी है। 36 घंटे की ड्यूटी, 48 घंटे तक वार्ड में रहना, वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इस मामले में भी तो थोड़ी सहूलत होनी चाहिए। इसको भी देखते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, हमारा स्टाफ का आप ख्याल रखेंगे, उनके बर्नआउट का ख्याल रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अब हर अस्पताल में स्पेशली फीमेल स्टाफ ज़्यादा है क्योंकि बच्चे और माउस हैं, तो उनके लिए प्रेयर एरिया है या रेस्ट एरिया है। फिर आप उनके वर्किंग आवर्स, उनकी ट्रेनिंग हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। मैनेज, असल में इशू हेल्थ नहीं है, हेल्थ मैनेजमेंट। ओके, और उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो अगर एक बच्चे को हमारे पास नंबर 1 रीज़न फॉर डेथ इज़ नमोनिया, नंबर 2 इज़ डायरिया। अब डायरिया का जो बच्चा मरता है वो डायरिया से नहीं, बदन में नमकियाती कमी से मरता है। ORS पिलाना है उसको, ड्रिप लगानी है, ऑक्सीजन लगानी है, टाइमली करना है, और ये बड़ी स्पीड से करना है। यस। और मैं लास्टली मुझे ये बता दें, जिस तरह आपने NICH का कहा कि वहाँ पे 600 अगर पेशेंट्स आ रहे हैं, तो ये किस वजह से सिर्फ कराची में इतने पेशेंट्स हैं या बलूचिस्तान से भी आते हैं, इंटीरियर सिंध से भी आते हैं? जी, NICH का ये बाकी देखिए, हेल्थ सिस्टम का सही तरीका तो ये होता है कि बेसिक बीमारी के लिए आप प्राइमरी के क्लिनिक्स में, ठीक है, उससे सीरियस प्रॉब्लम हो तो सेकेंडरी अस्पताल में आइए, और टर्शरी केयर या मेडिकल कॉलेज वाले अस्पताल में सिर्फ स्पेशलिस्ट केयर में आइए। लेकिन स्ट्रक्चर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। आप नज़ला खांसी के लिए भी सीधे आप टर्शरी केयर में आ जाते हैं, तो फिर पूरा सिस्टम क्रम्बल कर जाता है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो ये कि कम से कम सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करें, लेकिन आप पूरा निज़ाम बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो 5000 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो फंक्शनल हो, जो तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल है वो फंक्शनल हो, तो वरना फिर ये सारे रेफर हो जाते हैं मेडिकल कॉलेज। BHUs इफेक्टिवली काम करें तो फिर तो टर्शरी तक नहीं पहुंचेंगे पेशेंट्स, वहीं पर अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। एग्जांपल दूं, हम जो मुस्तकिल हर रोज़ सीखते हैं, लाड़काना में जब हमने खोला अस्पताल, चांद का मेडिकल कॉलेज के साथ जो अस्पताल है, तो हम हैरान रह गए। वहाँ पे 1 माह से कम उम्र के बच्चे, जिसको न्यूनेट कहते हैं, NICH से डबल आते हैं। NICH में इमरजेंसी में दिन में 90 बच्चे आते हैं जो 1 महीने से छोटे हैं। लाड़काना में 180 आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो बाकी प्राइवेट सेटअप है वो इतना कम है। सब लोग, पूरा लोड आता है सरकारी अस्पताल में। तो अगर मैं जिक्र करूँ कि आगा खान में ऐसे 5 आते हैं और चांद का मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में 180 आते हैं, तो जस्ट इमेजिन द रिसोर्सेज दैट यू नीड। वॉल्यूम बहुत बढ़ गया उधर। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे इस सिलसिले में। डॉक्टर एहसन रब्बानी, दिलचस्प गुफ्तगू रही, और काम तो जो आप लोग कर रहे हैं उसके क्या ही कहने। बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। तो देखिए, मदद करने के लिए जज्बा किस कदर ज़रूरी है, और इन्होंने आज हमें बहुत कुछ सिखाया है। इन्होंने हमको यूँ समझिए कि इन्होंने हमें कायदा नए सिरे से पढ़ा दिया। इन्होंने हमको बताया इल्म, अमल और इश्क
बहुत ज़रूरी है, तभी हम मसाइल से छुटकारा पा सकेंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें क्या? एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं। कुछ और ख़बरें शामिल करनी है। एक अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई दिलखराश वाक़या रिपोर्ट हुआ इस्लामाबाद से, जहाँ पर 10 साला बच्ची को अगवा किया गया और मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश जंगल में फेंक दी गई। पुलिस के मुताबिक ज़्यादती और कत्ल के बाद लाश को जंगल में फेंका गया है। पोस्टमार्टम अब मुकम्मल हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि ये संगीन जुर्म आखिर किसने किया, कुछ मालूम नहीं हो सका। हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। नूर, वर्षा ने एहतजाज भी किया, पोस्टमार्टम में भी ताख़ीर हुई। उससे पहले जब पुलिस के पास जाते हैं वर्षा, तो पुलिस का रवैया भी कुछ इतना अच्छा नहीं था। मैं चाहूँगा अहाता कीजिएगा इस पूरी स्टोरी का। जी शुएब, देखें, ये 15 मई को चक शहजाद से ये बच्ची लापता हुई थी, जिसके बाद इसके वालिदैन ने थाना शहजाद टाउन में रिपोर्ट किया था। तो अब इसकी कल जंगल से लाश बरामद हुई है और पहले FIR 5 दिन दर्ज नहीं की गई और जैसे ये लाश मिली है तो फौरी तौर पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। और उसके बाद कल रात को भी पोली क्लिनिक में इसका पोस्टमार्टम नहीं कर रहे थे, काफी देर एहतजाज चलता रहा, बल्कि सुबह 5 बजे सहरी के बाद ही ये एहतजाज यहाँ पर खत्म हुआ है। और अभी ये उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और उनकी जो लाश है वो घर मुंतकिल कर दी है। अभी इब्तदाई तौर पर जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आई और पुलिस से भी हमारी बात करने की कोशिश की है हमने। पुलिस को इसके ऊपर अपना इस वक्त मौक़िफ़ नहीं दे रही। तो ये बड़ा एक अंदोनाक वाक़या पेश आया है और जो उसके बच्ची के वालिदैन हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त बच्ची लापता हुई है, शायद अगर उस वक्त पुलिस ढूंढती कोशिश करती संजीदा तो शायद बच्ची के साथ ये वाक़या ना पेश आता। बल्कि जब वालिदैन थाने में गए हैं शहजाद टाउन, तो SHO ने उनके साथ कुछ ज्यादा अच्छा कोऑपरेट नहीं किया, कोऑपरेट भी नहीं किया गया। घर चली गई होगी। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे, हम इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। DIG इस्लामाबाद वक़ारुद्दीन साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। वक़ार साहब, आप इस वाक़े के बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? जी शुक्रिया। ये वाक़या 15 को ये बच्ची लापता हुई। 16 तारीख को जो बच्ची के लवाहिकीन है वो थाने में आए और उन्होंने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कोशिश की बच्ची, लेकिन जब नहीं मिली तो 19 तारीख को फिर इसकी FIR जो है वो दर्ज की गई। 20 तारीख को बच्ची की लाश मिली, जिसको फिर रात को लेट मिली और उसको फिर पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम हुआ है और अभी जो है वो लाश तस्लीम के लिए लवाहिकीन के पास है। अब ये फरमा दीजिएगा कि आप मुल्जिमान को पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? जी, मुल्जिमान को पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें तश्कील दी गई हैं। दोनों टीमें अपना काम कर रही हैं और इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर जो है हमें पूरी उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर हम जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। और ये फरमा दीजिएगा कि जो वर्षा है वो कह रहे हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, उनको ठीक तरह से डील नहीं किया गया। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में हमने इंक्वायरी शुरू की है और अगर SHO या थाने के लेवल पे या किसी भी लेवल पे किसी भी पुलिस वाले की तरफ से सुस्ती या लापरवाही का मुजाहरा किया गया हो तो उसको इंशाल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे और करारवा की सजा देंगे कानून के मुताबिक, क्योंकि ये एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। लिहाजा हम सब जो है वो इनके वालिदैन लवाहिकीन के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं और जो पुलिस का काम है इंशाल्लाह वो पुलिस करेगी और 24 घंटे के अंदर आपको मुल्जिमान गिरफ्तार करके इंशाल्लाह। वकार साहब, वर्षा ने कहा कि FIR दर्ज नहीं की गई, अगर उसी वक्त FIR दर्ज कर ली जाती तो शायद बच्ची की तलाश भी शुरू हो जाती। आप तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट दर्ज हुई और फिर तलाश भी शुरू कर दी, लेकिन वर्षा का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है। वर्षा से मेरी जो बात हुई है तो उनके फादर जो है वो कह रहे हैं कि हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है, जिसकी रिपोर्ट लिखी गई। फिर पुलिस की टीम जो है वो उनके वर्षा के साथ मिलकर बच्ची को तलाश भी करती रही, लेकिन उसके बावजूद हमने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है जो इस बात की तहकीक करेगी कि अगर पुलिस के पास पे कोई भी इसमें लापरवाही है या सुस्ती है तो उसको इंशाल्लाह जो है वो हम पूरी संजीदगी के साथ और पूरी तरह उसको हम। तो वकार साहब, अभी तक इन्वेस्टिगेशन इस लेवल पर हुई नहीं कि SHO ने क्या कहा था वर्षा को जब उस बच्ची के वालिद वहां पर गए थे? हमारे रिपोर्टर तो बता रहे हैं कि कुछ अजीब सी बातें की गई SHO साहब की तरफ से। जी, वो जो कमेटी है वो इसकी इंक्वायरी कर रही है। जैसी ही उसकी रिपोर्ट आती है तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे और हमारी सारी कंसंट्रेशन जो है वो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको डिग आउट करने और उनको पकड़ने पे। DIG साहब, ये फरमा दीजिएगा कि छोटी सी बच्ची
ज्यादती भी हो गई, कत्ल भी हो गई वो, उसके बाद में उसके घर वाले थाने पहुंचते हैं और फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि उन पे बीती क्या। आप नहीं समझते कि इस सिलसिले में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए? अव्वल तो ये मौका नहीं आना चाहिए था कि ये समझाना पड़े थाने को कि वो क्या रिस्पॉन्ड क्या करें, वो करें क्या ऐसी सूरत में। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी भी हम उस जगह पर खड़े हुए हैं कि जहाँ पे आपको इस सिलसिले में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत है? बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, इस सिलसिले में कोई भी सुस्ती लापरवाही पर इसीलिए जो जैसी हमारे नोटिस में ये बात लाई गई तो हमने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जो इसको देख रही है और बहुत जल्द इंशाल्लाह उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंदर जो है वो कल्प्रिट्स को भी गिरफ्तार करें। कल्प्रिट्स पकड़े जाने चाहिए, चाहे वो बच्ची के कत्ल में मुलव्विस है, चाहे किसी ने अगर बदतमीजी की है, सीरियस नहीं लिया है इस बच्ची के वालिदैन को, और उनकी रिपोर्ट भी दर्ज है। इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, बहुत डिस्टर्बिंग खबर थी ये। इसको ये जब तक इस सिलसिले में फैसला नहीं हो जाता हम इसका फॉलोअप भी लेंगे, आपको भी अपडेट करेंगे, नया दिन के नाज़रीन को भी बताते रहेंगे। अब ज़रा कराची की बात कर लेते हैं। कराची में रोज़गार के लिए दूसरे शहरों से लोग आते हैं, ये आपने सुन रखा है, देख रखा है, लेकिन अब यहाँ कुछ और भी हो रहा है। अब यहाँ जराइम पेशा अफराद भी आ रहे हैं और ये सीज़न है, उन्हें रमज़ान अल मुबारक में आना है, जराइम करने हैं, ईदी बटोरनी है। इससे मुतालिक पुलिस हुकाम एक नई मंतिक भी पेश कर रहे हैं। कहते हैं मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफराद स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस हैं, इन्हें पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल काम है। एग्जैक्टली वो ऐसा कह रहे हैं। रोशनियों का शहर है और यहाँ पर रमज़ान अल मुबारक में किस तरीके से वारदातें होती हैं और जराइम का एग्जैक्टली ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, सब पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर अहमर रहमान खान। अहमर बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है। माह रमज़ान का आगाज़ जब भी होता है, गुज़िश्ता कई सालों से हमने नोट किया है कि शहर में जराइम का ग्राफ जो है वो बढ़ जाता है। हमारी बात होती है पुलिस ऑफिशियल से तो वो यही बोलते हैं कि जो मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले लोग और मुख्तलिफ सूबों में रहाइश पजीर लोग जो है वो कराची का रुख कर लेते हैं और यहाँ पर इसीलिए वारदातों का सिलसिला ज़्यादा बढ़ जाता है और वो यहाँ पर आते हैं, रमज़ानों के दिनों में वारदातें करते हैं और उसके बाद अपने इलाकों में जो है वो वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए जो रमज़ानों में वारदातें अक्सर होती हैं तो उन्हीं के केसेस जो है वो उन केसेस को ट्रेस आउट करना भी पुलिस के लिए हमेशा से एक चैलेंज भी रहा है और इसीलिए ग्राफ भी हमेशा से बढ़ जाता है। पुलिस ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि इन मुल्जिमान को भी ईद का खर्चा जो है वो पूरा करना होता है अपने घर वालों के लिए, इसीलिए वो शहरियों को लूटते हैं। ये एक बड़ी अजीब और मंतक है जो कि पुलिस ऑफिशियल्स की जानिब से पेश की जाती है कि इसीलिए जो है वो जराइम का ग्राफ जो है वो ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक की आमद से कबल और पूरे रमज़ान में जो है वो बढ़ा रहता है। स्ट्रीट क्राइम हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उरूज पर होता है इन दिनों में। अगर हम सिर्फ इन रमज़ान के जो हमारे रोज़े गुजरे हैं, पहला अशरा गुजरा है और उसके बाद अब चंद रोज़े और गुजर चुके हैं, तो इसका जिक्र करें तो 1600 से ज़ायद वारदातें अब तक जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें 1100 से ज़ायद लोगों से मोबाइल फ़ोन छीना गया है और या फिर उनका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है। इसी तरह तकरीबन 490 लोगों से जो है वो उनसे मोटरसाइकिल से वो अपनी महरूम हुए हैं। 490 से ज़ायद अफराद हैं जो कि अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए हैं। इसी तरह 19 गाड़ियां भी शहर से चोरी या फिर छीनी गई हैं। तो वारदातों का सिलसिला जो है वो हमेशा बढ़ जाता है इन दिनों में। डकैती मज़ाहमत की अगर हम बात करें तो 16 अफराद ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ वाक़यात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मज़ाहमत पर ज़ख्मी हुए, जबकि एक शख्स की जान भी गई है जो कि क्लिफ्टन में बोट बेसन के करीब जो है वो वाक़या पेश आया था कि बोट बेसन में डकैती मज़ाहमत पर जो है वो ड्राइवर को जो है वो गाड़ी के कत्ल कर दिया गया था। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं शहर में। ख़ास तौर पर जो पुलिस ऑफिशल्स या हसास इदारे या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे जब भी हमारी बात हुई है तो वो यही बताते हैं कि जब भी रमज़ानुल मुबारक का शुरू होता है, आगाज़ होता है, तो उन दिनों में जराइम जो है वो बढ़ जाते हैं शहर में और स्ट्रीट क्राइम बेकाबू सा नज़र आता है। पुलिस हर साल ये दावे करती है कि जी नई हिकमत अमली तैयार की है, इस दफ़ा मोटरसाइकिल स्क्वाड बनाया है स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने के लिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि हर दफ़ा ही पुलिस इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने में नाकाम रहती है। जी बहुत शुक्रिया अहमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे क्राइम की वारदातों से मुताल्लिक। जो स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ इस वक्त कराची है उससे मुताल्लिक आपने रिपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया। किरण, इसका कोई ना कोई हल तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि आवाम को ना सबको जिम जाना चाहिए। इतने मसल्स बनाने कोई आए ना, अगर मोबाइल शोबाइल छीनने तो रख के लगाएं। जिम जाना चाहिए
और जिम अगर टाइम ना फिर क्या करें? जिम घर में हो सकता है, कैसे? जहाँ आप खड़े वहाँ हो सकता है। ये वर्चुअल जिम है भाई, दुनिया का पहला वर्चुअल रियलिटी जिम। इसकी बदौलत वर्जिश करना बहुत आसान हो गया है। यहाँ वहाँ जाना तो छोड़े, आसानी चाहिए होती है वो मिल गई है। सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक बॉक्स VR जिम, इसका आगाज हो गया। इस जिम में वर्चुअल रियलिटी वीडियो गेम्स खेलते हुए वर्जिश की जा सकती है। यानी वाकई ये वो वाला खेल कूद है जिसे करके आपको खुशी मिलती है। लेकिन गेम तक तो बात ठीक है, चलो आप गेम खेलने जा रहे हैं, ये वर्जिश ना मेरी समझ से बाहर है। समझे ना, देखिए ना भाई, इस जिम में जब आप आते हैं तो फिर यहाँ पर अपने सर पे VR हेडसेट लगा लें और फिर दीगर वेयरेबल डिवाइसेस हैं, ये भी वर्जिश करने के लिए हाथ की पोजीशन को ट्रैक करती है। और इसके साथ साथ कंपनी की अपनी एक ट्रेनिंग मशीन भी है। और यहाँ आप समझ आए कि वो देखें तो सही, आप जिस तरह पीछे से अटैच है तो उसमें ज़रा पावर बढ़ती जाएगी, पावर आपको लगानी पड़ेगी, तो ये एक्सरसाइज वाकई हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको एक्चुअल जिम है, एक्चुअल चीजें हैं, तो आपको वर्चुअल जिम क्यों चाहिए भला? मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लगा। इंटरेस्टिंग है, गेम के लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, और मैं तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं ओके, ठीक है, मिले मैं तो करूंगी। जबरदस्त है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, एक और खबर शामिल करते हैं। फेसबुक से मुताल्लिक एक खबर है और वो ये है कि अक्सर सानिहात होते हैं और उसमें कुछ वीडियोस शेयर की जाती हैं, लेकिन अब ये एक नया फीचर बेसिकली कहेंगे, इसको मुतारिफ कराएगा कि अगर किसी शख्स ने भी ऐसी कोई वीडियो स्ट्रीमिंग की या लाइव वीडियो शेयर की जिसमें तशद्दुद हो, तो ये नई पॉलिसी हम कहेंगे जो मुतारिफ कराई गई है। और इसके मुतालिक है कि अगर एक बार किसी ने लाइव स्ट्रीमिंग की और उसमें ऐसी कोई वीडियो हुई जिसमें तशद्दुद वाला कंटेंट है, वायलेंस है, तो ये फैसिलिटी उस सारे से छीन ली जाएगी। आइंदा आप कभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकेंगे। तो फेसबुक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सानिया न्यूजीलैंड के बाद उनकी तरफ से लाइव वीडियो के हवाले से 1 स्ट्राइक पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है और इस पॉलिसी के तहत लाइव स्ट्रीमिंग के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले सारिफ को फौरी तौर पर इस सहूलत से महरूम कर दिया जाएगा। पहली दफ़ा अगर अदम तशद्दुद की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की तो इस सारिफ को 30 रोज़ तक के लिए इस पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। गुड स्टेप। तो हम ज़रा बात कर लेते हैं कुछ मोटापे की। मोटापा इंसानों में हो या फिर जानवरों में, ये एक बीमारी है, इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो अब एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी उनके लिए कि जो वर्जिश से भागते हैं वो देख लें। एक पालतू कुत्ता है अमेरिका में और इसको लगता है इसका वज़न बढ़ गया, तो फिर अब इसने वज़न कम करने की ठान ली है। ये फ्लोरिडा के में रहता है और इसका वज़न कुछ अरसे से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, 35 पाउंड हो गया था। मोटापे के बायस अब वो चलने फिरने से भी कासिर था। ताहम चंद माह की वर्जिश के बाद उसने अपने वज़न को कम किया, 16.8 पाउंड कर लिया। 15 साल का ये पप्पी रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनिंग करके वजन को कम कर रहा है। अच्छा यार, इसमें सबसे मजे की बात ये थी कि उसने वर्जिश किया और वजन कम किया, यानी वो कीटो शीटो डाइट नहीं की। पहले आप डाइट प्लान फॉलो करें। मुझे इंप्रेस करें, आपने मुझे बहुत अच्छी बात सिखा दी। तो वर्जिश बहुत जरूरी है। एनीवेज, अब जरा बढ़ते आगे और आज का एक अहम मौजू है, एक अहम मौजू वो निगलेरिया है, क्योंकि निगलेरिया से मुतालिक एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ, एक और दिमाग ये बग चाट चुका है। कराची का नौजवान था जो निगलेरिया के बाइस ज़िंदगी गंवा बैठा है। लियाकताबाद का रिहायशी 34 साल शाहरुख, इसको चंद रोज़ पहले निजी दाखिल कराया गया था जहां उसकी मौत वाक़ हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक निगलेरिया वायरस ने शाहरुख के दिमाग पर असर दिखाया जिससे मौत हो गई। निगलेरिया रवां साल के दौरान सिंध भर में तीसरा ये शख्स है जिसको निगल चुका है, जिसका शिकार किया है निगलेरिया ने। इस शख्स को उसका जो दिमाग चाट गया, जिस तरह ये खबर रिपोर्ट हुई कराची से। अभी भी मुझे शुएब ये लगता है कि इस सिलसिले में अवेयरनेस होनी चाहिए। यस, अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से फैलता है, बचाव कैसे हो सकता है, अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है जानना। तो आज नया दिन में इसी की बात करते हैं। डॉक्टर जफ़र मेहदी साहब हमें ज्वाइन करें। आप फोकल पर्सन हैं हेल्थ डिपार्टमेंट निगलेरिया के। सर बहुत शुक्रिया, समय को आपने वक्त दिया है। सबसे पहले सर मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, जिस तरह किरण ने भी कहा कि वाकई समझना चाहिए किस तरीके से फैलता है, किस तरीके से ख़तरात लाहक होते हैं इंसानी जान को निगलेरिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जफ़र साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी, निगलेरिया की ये इस साल तीसरी हलाकत है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में हर साल ये जो बीमारी है ये गर्मियों में इसका ख़तरा बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है इसी तरीके से इसका ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो
हमारे डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एक कमेटी बनाता है जो कि 5 डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होती है ये कमेटी, और उस कमेटी का सिर्फ काम ही ये होता है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से और अपना रिजर्वायर्स और वाटर पम्प से जो है हम लोग टेस्ट करते हैं पानी का, और क्लोरीन के स्टेटस और उसके लेवल को हम लोग चेक करते हैं। मेन चीज़ इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों की अवेयरनेस और आगाही बहुत ज़रूरी है इस सिलसिले में, क्योंकि ये बीमारी 99.9% फैटल है। जिस शख्स को भी नेगलेरिया का अमीबा लगता है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन ये 100% प्रिवेंटेबल बीमारी है। सही ज़फर साहब, 100% प्रिवेंटेबल बीमारी है, ये भी आप बताइएगा। कोशिश करें तो बहुत बच सकते हैं और मौत का चांस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ हमें ये चाहिए होता है कि पानी के अंदर क्लोरीन का जो लेवल है वो अपने स्टेटस को कंप्लीट करे, जो कि जिम्मेदारी बनती है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की। वो उनका एक मखसूस शोबा है जो इस सिलसिले में काम करता है, और पानी जो घरों में पहुंच रहा है या पानी जो हमारे इलाकों में पहुंच रहा है उस पानी के अंदर वो क्लोरिनेशन का अमल रखते हैं। लेकिन चूंकि ये पानी की पाइपलाइंस जो हैं बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और इसके अंदर लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको कंटमनेट कर चुके हैं, रप्चर कर चुके हैं, पानी की गैर कानूनी तरसील इधर से उधर होती रहती है, जिसकी वजह से जो क्लोरिनेशन का अमल है वो सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच पाता। इसीलिए ये कमेटी और हेल्थ डिपार्टमेंट बिलखसूस जो है इसके ऊपर काम करता है, और हमारी कोशिश होती है कि लोगों को हम ये अवेयर कर सकें कि आप इससे खुद से भी बच सकें। तो उसके सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि आप अपने जो घर हैं उनके जो वाटर टैंक्स हैं वो कम से कम साल में 2 दफ़ा ज़रूर साफ़ करवाएं। इसके अलावा आप अपने जो घर हैं उसके अंदर जो वाटर टैंक्स हैं उसके अंदर क्लोरीन, खुद से भी आप क्लोरीन टैबलेट्स जो हैं वो मार्केट से लेकर के डाल सकते हैं। हमारे अपने जो DHO साहिबान हैं और जो टाउन हेल्थ अफसरान हैं उनके ऑफिसेस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट टैबलेट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जो कि आम इलाके और आम लोगों तक उसकी रसाई मुमकिन होती है। वो लें और आप अपने टैंक्स के अंदर उसको डालें। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं कि आप क्लोरीन टैबलेट्स और क्लोरीन जो अपना पाउडर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आम तौर पर घरों के अंदर ब्लीच इस्तेमाल किया जाता है कपड़े धोने के लिए, वो भी जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड के तौर पर यूज़ होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पानी को क्लोरिनेट करने के सिलसिले के अंदर। ब्लीच सर, ब्लीच खतरनाक नहीं है कंजम्पशन के लिए? अगर वो पानी में डाल देंगे तो ये तो हेल्थ हैजर्ड तो नहीं है? तो बुखार होता है, सर के अगले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, इंसान बहुत हद तक लेथार्जिक और सुस्त हो जाता है, जिस्म पर जो है वो रेड कलर के उसके रैशेज आना शुरू हो जाते हैं इससे, और इंसान 2 से 3 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। जी ज़फ़र साहब, जिस तरह आपने सिम्टम्स से मुतालिक भी बता दिया और आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं वो भी बता दिए, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा। ये कहा जाता है कि जो सॉल्ट वाटर है उसमें निगलेरिया का बग नहीं होता, यानी समंदरी पानी में नहीं होता, खारे पानी में नहीं होता, ऐसा ही है? ज़फ़र साहब से हम दोबारा रब्ता बहाल करते हैं। ज़फ़र साहब साथ मौजूद थे और जिस तरह वो बता रहे थे सिम्टम्स से मुताल्लिक, और जिस तरह से उन्होंने क्लोरिनेशन का अमल बताया कि अगर इदारों की तरफ से क्लोरिनेशन नहीं की गई वाटर टैंक्स की या जहाँ से पानी आ रहा है तो हम खुद भी कर सकते हैं। जो हमारे वाटर टैंक्स हैं घरों के ऊपर या घरों के अंदर साल में 2 बार साफ़ होने चाहिए, और क्लोरीन की टैबलेट्स और पाउडर मिल जाता है, वो अगर हम खुद से डाल लेंगे उस पर लिखा होता है कितने पानी के लिए कितनी मिकदार क्लोरीन की डालनी है और कब डालनी है, वो डालने से बच सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर किरण पानी पीने से तो नहीं होता, ये अगर आप वज़ू कर रहे हैं नाक के ज़रिए जब आप कर रहे हैं तो वो वायरस ट्रैवल कर सकता है, तो इसकी हिफाजती तदबीर तो यह है कि क्लोरिनेट कर दें तो आप बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि सबका इलाज बहुत बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है। ये भी इसको भी उन्होंने इस पर भी जोर दिया। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। ईद सर पर है, शॉपिंग करनी है, जल्दी जल्दी करनी है, और ये माह मुबारक है। इसके एक एक लम्हे को हमें नेकियां बटोरने के लिए, नेकियां समेटने के लिए इस्तेमाल करना है, अपने सारे वक्त को इसमें भी सर्व करना है। अब क्या करें, क्योंकि जो हो रहा है वो कुछ ऐसे है कि ये अशरा मग़फ़िरत है। एक तरफ तो इबादत की जा रही है, दूसरी तरफ ईद की तैयारियां भी तो करनी है। बाज़ार हो या फिर मॉल्स, यहाँ पर रौनकें बढ़ती जा रही हैं। लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है कि जो इस अशरे में जो अशरा मग़फ़िरत है या फिर आने वाले 10 दिन जो कि और भी इम्पॉर्टेंट हैं और भी नेकी के लिए, इस्तग़फ़ार के लिए बेहतरीन मौका है पूरे साल में, तो ऐसे में एक तरफ होती है इबादत और दूसरी तरफ होती है शॉपिंग की टेंशन। ये बैलेंस हम कैसे लेकर आएँ
और फिर इस सब में इससे जुड़े छोटे छोटे कुछ मसाइल और भी हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इसी सिलसिले में बात करें। इबादत भी करनी है, ईद की तैयारी भी करनी है, ये सब कुछ एक साथ निपटाना है, बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साक़ी साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा, इबादत की रातें हैं, ईद भी आने वाली है, अब बाज़ारों में रश है और फिर मार्केट्स बहुत देर देर तक खुली भी रहेंगी और आप जाते भी रहेंगे। एक आम आदमी इसी पे परेशान होता है कि इबादत करें तो कब करें, क्या करें। दूसरे ऐसा भी लगता है कभी कभी कि लोग भूल गए कि उनको इबादत भी करनी थी, सहरी से पहले इबादत कर लेनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत मौजू आपने आज समा की विसात से इसमें चूज़ किया है, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक में जब अशरा रहमत ख़त्म होता है और अशरा मग़फ़िरत शुरू होता है तो लोगों ने चूँकि एतकाफ़ करना होता है और कुछ माएँ घरों में, बहनें घरों में एतकाफ़ करती हैं और कुछ मर्द हज़रात मसाजिद में एतकाफ़ करते हैं, तो बाज़ारों में अवामुन्नास की एक रेल पेल बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर लोग माह रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम इतना नहीं करते जितना अहतमाम ईद उल फ़ितर का किया जाता है। ये उम्मत का एक बहुत बड़ा अलमिया है। मुझे एक बात याद आ गई, यहाँ ये बात करके फ़ौरन मैं अगले इस टॉपिक पे हम चलेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना है और आप ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन घर आए और अपने घर में आकर अपने हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है और आप अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए, माजरा क्या है? तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद। मुझे क्या इल्म कि ये महीना, ये दिन मेरे लिए ईद का दिन है या वईद का दिन है। बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए माह रमज़ानुल मुबारक में, चूँकि ये महीना सब्र भी है और बर्दाश्त भी। इस महीने के अंदर इंसान जो आमाल करता है, जैसे रोज़े रखता है, वैसी ही जज़ा की उम्मीद रखनी चाहिए। बेशक हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि आपने इतना बड़ा जुमला क्यों बोल दिया? फरमाते, जिसके नमाज रोज़े कबूल हो गए उसके लिए आज ईद का दिन है और जिसके नमाज रोज़े उसके मुंह पर मार दिए उसके लिए वईद का दिन है। तो यहाँ इस उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो जहाँ ईद की खुशियों में अपने आप को बड़ा मुतहरिक समझते हैं, वहाँ उनको चाहिए कि माह रमज़ान की इबादत और रियाज़त को हरगिज़ वो ना भूलें। और माह रमज़ानुल मुबारक में हज़रत उमर फ़ारूक जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हो के वो कहते हैं कि मेरे लिए आज ईद का दिन है या वईद का, मुझे मालूम नहीं। तो हम लोग ईद की खुशियाँ किस एतबार से करते हैं? लिहाजा हमें चाहिए कि माह रमज़ानुल मुबारक का जो असल मकसद है, जिसको माह सब्र कहा गया है, बर्दाश्त कहा गया है, हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस माह रमज़ानुल मुबारक में हम जब बाज़ारों में निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें गरीब बच्चों की गुर्बत का भी और हमदर्दी का एहसास हमारे दिलों के अंदर मौजूद होना चाहिए। आज अगर हमें अल्लाह के रास्ते में पैसे देने की ज़रूरत पड़े तो हम सिर्फ़ 5 रुपये या 10 रुपये देकर कहते हैं भाई अल्लाह भला करे या माफ़ करो। ये जुमला हम बोल देते हैं, रवायती जुमला है। जबकि अगर हम बाज़ार की दुकानों पर जाएं तो दुकानों पर अगर हमारा बेटा, हमारा बच्चा एक शूज़ की तरफ इशारा करे तो हम 5,000 10,000 से नीचे उससे शूज़ लेकर नहीं देते। जबकि इंसाफ कैसा है, अल्लाह के रास्ते में हमदर्दी और गमखारी के महीने में सिर्फ 10 रुपये और अपनी रज़ा के लिए हज़ारों रुपये। इस्लाम हमें मियाना रवी का, इंसाफ करने का भी दर्स देता है कि हम अपने बच्चों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए अगर हज़ारों रुपए खर्च करते हैं तो हमें गरीब बच्चों की दादरसी का एहसास भी अपने दिलों के अंदर करना चाहिए। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, लाहौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, आप बिलीव करें कि लोग ज़रूरतमंद और मोहताज हैं, उनके पास टेस्ट करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास मेडिसन के लिए पैसे नहीं हैं। वो लोग, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की बाजू, किसी की सर्जरी का काम, इतनी गरीबुल हाली का ये समा होता है हॉस्पिटल के अंदर कि लोग परेशान और मोहताज होते हैं। लिहाजा माह रमज़ान में इन लोगों का भी एहसास अपने दिलों के अंदर ज़िंदा रखना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए। जबकि हम लोग एक ही वतीरा हमने पकड़ा है कि हम 10 रुपये दे के कहते हैं अल्लाह भला करे। और
माह रमज़ानुल मुबारक की विसातत से एक और बड़ा कीमती जुमला मैं जी 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 कह दीजिए, बात कर लीजिए मुकम्मल। माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक और बड़ा कीमती जुमला, हम लोगों से जब कोई ये पूछता है कि ये पैसे किस चीज़ के, हम कहते हैं ये फितराना है, रमज़ान के रोज़ों का फितराना है 100 रुपया। माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का फितराना इंसान की दौलत, इंसान के पैसों के साथ वो बढ़ता भी है। एक गरीब बंदे का कम से कम फितराना 100 रुपये है, जो घी की कीमत है यानी कि गंदम की 2.25 किलो। वो इसी तरीके से जितना अमीर शख्स होगा खजूरों का भी दे सकता है, इसी तरह वो किशमिश का भी दे सकता है, इसी तरह वो यानी कि शरीयत मुताहरा ने इंसान की दौलत और इंसान के पैसों के मुताबिक उसे अल्लाह के रास्ते में खैरात करने का पैगाम दिया है। तो हमें माह रमज़ान में सब्र और बर्दाश्त का एहसास करने के साथ साथ गरीब, यतीम, मसकीन, ज़रूरतमंद, बेहताओं, बेवाओं और बेसहारा लोगों की दादरसी, हमदर्दी को हमेशा याद रखना चाहिए। मुफ्ती साहब, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? जब हम खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं तो हम ताक रातों में निकल रहे हैं, सारी सारी रात हम मार्केट्स में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। हम जब कुछ खरीद रहे हैं तो हम खरीदे चले जा रहे हैं और वो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, अल्लाह ने आपको दिया, नवाजा है, खर्च करें। लेकिन फिर कैसे मुमकिन होगा जब हमको ताक रात का पास नहीं है? फिर हमें दूसरे का लिहाज कैसे होगा? बहुत खूबसूरत आपने इस सवाल की तरफ तवज्जो दिलवाई किरण आफ्ताब साहबा। असल में मसला ये है कि जो ताक रातें हैं वो तो इबादत की रातें हैं, शब बेदारी की रातें और लैलतुल कदर की रात को तलाश करने की रातें। इत्तिकाफ का भी मकसद यही है, लेकिन हम लोग ताक रातों की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं और हमने ईद उल फितर की तैयारी का ज़हन बनाया होता है। और मुझे तो ये एक बात, बड़ी कीमती बात याद आ गई, बड़ी सुनहरी मेरे नबी के ज़माने की बात याद आ गई है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद उल फितर के लिए नमाज ईद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे कि बाहर गली में एक छोटा यतीम बच्चा जो रो रहा था, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उस बच्चे को देखा, उसके पास जाकर कहा, ए बेटा, आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, तू क्यों रो रहा है? वो अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई नहीं, मैं गरीब हूँ, बेसहारा हूँ, आज मेरे कपड़े फटे पुराने हैं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने सीने के साथ लगाया और उसे अपने घर ले आए। घर आकर अज़वाज मुताहरात को फरमाया इसका मुंह धुलवाया जाए और इसको कपड़े पहनाए जाएं। जब उस बच्चे का चेहरा धुलवा कर उसके बाल बना दिए गए तो फरमाया, है कोई जोड़ा हुसैन का जो इस बच्चे को पहना दिया जाए? उस बच्चे के को हज़रत इमाम हुसैन के कपड़े पहनाए गए। जब उस बच्चे के चेहरे पर खुशी के आसार नज़र आए, मेरे नबी ने फिर लपक कर उसे अपने सीने से लगा के कहा, ए बच्चा, आज तू मदीना की गलियों में खड़ा कह रहा था, आज मेरा बाप नहीं है, आज मेरी माँ नहीं है, आज मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाला नहीं, तो क्या तू इस चीज़ को पसंद करेगा कि मोहम्मद तेरे बाबा बन जाएं, आयशा तेरी माँ बन जाए, फातिमा तेरी बहन बन जाए, हसन और हुसैन तेरे भाई बन जाएं? वो यतीम बच्चा जो मदीना की गलियों में खड़ा था, आज उस यतीम बच्चे का पैगाम इस उम्मत को, पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को और दुनिया जहान के अंदर जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, उनको झंझोड़ कर ये पैगाम देता है कि लोगों, रमज़ान के महीने में गरीबों की गमखारी का एहसास करो। तो मेरे नबी ने उसे अपने सीने से लगाया तो उस बच्चे के चेहरे पर खुशी के आसार देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ लिया। जब वो ईद की नमाज के लिए काशान मुस्तफ़ा से निकले तो वो बच्चे के एक बच्चा दाएं और बाएं, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले तो ईद उल फितर में बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा इंतजार कर रहे थे, लेकिन सबसे खुशकिस्मत वो बच्चा था। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और अभी हम लेंगे ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं टॉप स्टोरीज और अगले मौज़ूआत के साथ। रहिए नया दिन के साथ। नया दिन में खुश आमदीद। मुल्क में पेट्रोल की यौमिया तलब लगभग 6.5 करोड़ लीटर है और इसमें से 30 से 40% मोटर बाइक में इस्तेमाल हो जाता है। अब मुश्किल मुआशी सूरत हाल में लो ग्रेड पेट्रोल के इस्तेमाल से मुताल्लिक तजवीज़ वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई। इसी पर बात करते हैं, वहाब कामरान हमें ज्वाइन करें। वहाब कामरान, लो ग्रेड पेट्रोल ये तजवीज़ दी गई है, अगर ऐसा हो जाता है, तजवीज़ मंजूर हो जाती है
तो वो जो लो ग्रेड पेट्रोल होगा वो क्या कीमत उसकी होगी, कितनी बचत हो सकेगी इससे? देखिए शुएब, इससे तो यकीनन वर्कआउट होना है। अभी फाइनेंस डिवीजन है, पेट्रोलियम डिवीजन है, ओगरा और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठकर ये सारे मामला देखेंगे। ताहम ये जरूर है कि इंपोर्ट बिल में कमी आएगी अच्छी खासी हद तक, क्योंकि आपने भी बताया, किरण बता रही थी कि 6.5 करोड़ लीटर यौमिया तलब है हमारे पेट्रोल की, जिसमें से 30 से 40% मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। तो यकीनन जब सस्ता पेट्रोल इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। और ये तजवीज़ मेंबर आयल ओगरा अब्दुल्ला मलिक की जानिब से हुकूमत को अरसाल की गई है। वजारत पेट्रोलियम को तजवीज़ भेजी गई, जिसमें आगे वो तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अरसाल की है। और इस तजवीज़ में मोटरसाइकिल के लिए 92 रॉन की बजाय 80 से 82 रॉन पेट्रोल बरामद करने की तजवीज़ दी गई है और हतमी मंजूरी के बाद यकीनन इस पर अमल दरामद होना है। शुक्रिया वहाब, आपने अपडेट किया। एक और ख़बर आपको देंगे। शरखपुर यहाँ पर उस्तानी का तालिबा पर बदतरीन तशद्दुद, तीसरी जमात की तालिबा को उल्टा लटका कर पिटाई की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो DPO ने इसका नोटिस लिया। टीचर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है शहबाज खान। शहबाज खान, इंतहाई तकलीफ दे वीडियो है ये और इसका नोटिस भी लिया गया, क्या किया गया इस सिलसिले में? जी, ये शरखपुर का इलाका है, मिली वाला, यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है जहाँ पे ये तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। ये जो टीचर है, तीसरी क्लास की तालबा है, जिसने सबक ना याद करने पर इसको दरख्त के साथ उल्टा लटका कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जो टीचर है उसने जिलाद का जो है वो किरदार अदा किया है। इस पर DPO शकुपुरा ने जो अपना रोल अदा करते हुए मुकदमा दर्ज किया है हरासमेंट का 328 से के तहत जो है टीचर पर मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि बताया ये गया है कि ये टीचर जो है, ये स्कूल जो है ये एक NGO के अंडर चल रहा है, जिसके तहत जो है EDO एजुकेशन और कोई भी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, जिस पर DPO शकुपुरा ने एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर लिया है। जी, टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। लेकिन ये मनाजिर, ये ऐसे मनाजिर हैं कि आप इनको देख के लरस जाएं। और किरण, वो जो 2 बच्चे जिनको सुस्तानी ने साथ लगाया कि इस बच्ची को उल्टा टांगने मदद करें, उन पर भी क्या असर हुआ होगा? क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बहरहाल अब तसल्ली की बात यह है कि कम से कम इस मामले का नोटिस ले लिया गया, गिरफ्तारी भी की गई है। आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ मईशत की बात करते हैं, ओपन मार्केट की बात करते हैं, और वही हो रहा है जो आप सोच रहे हैं। जी, डॉलर महंगा हो गया है, 2 रुपए मजीद थोड़ी देर पहले तो 1 रुपए था। देखें आप, ये हो गया, 2 रुपए महंगा हो गया। लम्हात में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। कुछ मिनट पहले यार 1 रुपए की बात हुई थी, ये 2 रुपए महंगा हो गया। जी, आप देखिए कि इंटर बैंक समेत ओपन मार्केट में डॉलर बेकाबू हुआ है। पहले मैं बताऊं कि इंटर बैंक में डॉलर जो कारोबार के दौरान 1 रुपए 35 पैसे महंगा हुआ था और बुलंद तरीन सतह 151 रुपए पे पहुंच गया था। इंटर बैंक में डॉलर महंगा होने के बाद अब ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया, 2 रुपए एक दिन में अब महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 153 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। शुक्रिया अशरफ, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे और जो दीगर अहम मामलात उनका जिक्र करेंगे। आज का एक और अहम मौजू, और वो है किस तरीके से नौजवान जो कि तालीम याफ्ता नौजवान हैं लेकिन अगर हुनर नहीं है, या फॉर दैट मैटर अगर एम्प्लॉयमेंट के मौके नहीं हैं, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट के मौके क्रिएट हो सकते हैं, किस तरह से जो नौजवान हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौजवानों की फलाह बहबूद से मुताल्लिक जामे और मरबूत प्रोग्राम कामयाब जवान प्रोग्राम, इसकी उसूली मंजूरी दी है। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को रोज़गार, तालीम की फराहमी के अलावा हुनरमंद बनाने और तामीरी सलाहियतों को मस्बत तौर पर बरोकार लाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इजरा किया जाएगा। किस तरीके से होगा, इस पर बात करते हैं। क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है कि कोई फिर सिखाए भी, बताए भी। तो भाई पार्टनर स्टार्टअप पाकिस्तान हसन सैयद साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू नया दिन। ये बताइएगा, आप आए कब, आगे करेंगे क्या, कुछ इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, कुछ अपने प्लान्स के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, थैंक यू किरण। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैसे आपने बताया हसन सैयद है। मैं बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ideagiz.com, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इंक्यूबेशन का प्लेटफॉर्म है, जिसको मैंने स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले, और अब माशाल्लाह वो दुनिया के 195 मुल्कों के अंदर उसके यूज़र मौजूद हैं। लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान आया था और मैंने ये महसूस किया कि
इस वक्त लोगों के अंदर जो उम्मीद है उसके लिए हम सबको मिलके कुछ ना कुछ काम करना होगा। तो थोड़ा सा जो मैं कर सकता था अपनी तरफ से वो मैं कर रहा हूँ। हमारी कंपनी ने प्लेज किया है कि पाकिस्तान में सारी यूनिवर्सिटीज़ और सारे जितने टॉप के टेक्निकल एजुकेशन कॉलेजेस हैं, सेंटर्स हैं, उन सब को ये हमारा प्लेटफॉर्म हम मुफ्त में देंगे और उसकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो कैरियर की चॉइस है, जिसमें बच्चों को पता होना चाहिए कि जॉब के अलावा वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो भी हम इंशाल्लाह मुफ्त फराहम करेंगे। तो ये हमारी प्लेज रही है और हमने इसी से स्टार्ट किया है। और स्टार्टअप पाकिस्तान जब ये हमने 6 महीने पहले इसके ऊपर बातचीत शुरू की थी, उस्मान डार साहब ने आगे बढ़ के इसकी क़ियादत ली और माशाल्लाह आप देखें उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत अच्छी टीम है, अल्लाह ने चाहा तो ये इसका जो फल है वो सबको नज़र आएगा और ये एक ऐसा काम है जो सब इससे फ़ायदा हासिल कर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी करंटली कितनी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हो गया है? तो देखें, पिछले साल जब हम इसको लेकर आए थे तो हमने पहले 10 यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनिशियली एक पायलट शुरू किया था। उसके बाद तकरीबन 50-55 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने हमसे कहा है कि वो इसमें स्टार्ट करेंगे। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑफिशियली प्रोग्राम के स्टार्ट होने का गवर्नमेंट का। इमरान खान साहब ने, जैसे आपने बताया, कि उसूली मंजूरी दी है अभी, तो अभी कुछ दिन लगेंगे इसको थोड़ा सा इसकी स्ट्रीमलाइन होने में। बिल्कुल सही, सही एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में। ओके, और मुझे ये बताएं कि फिर तरीक़ेकार जनरली होगा क्या? कुछ आपने भी चॉक डाउन किए होंगे पॉइंटर्स। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी में क्या हर स्टूडेंट को ये सिखाया जाएगा या कोई स्पेसिफिक डिग्री लेने वाले को ये सिखाया जाएगा, ऐसा होगा? नहीं जी, देखें, कारोबार का मौका तो हर एक को मिलना चाहिए। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी डिग्री में इनरोल हैं। नहीं, लेकिन असल आईटी, व्हेन इट कम्स टू आईटी तो ज़ाहिर है वो हर कारोबार पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो फिर आईटी रिलेटेड कारोबार यही सिखाया जाएगा, इससे मुतालिक ट्रेनिंग दी जाएगी? नहीं जी, देखें, ये थोड़ा सा हम लोगों को अपनी सोचने में तब्दीली करने की ज़रूरत है। एक बच्चा जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर कर रहा है मैकेनिकल के अंदर, वो मैकेनिक की शॉप भी खोल सकता है और 10 बच्चों को मुलाजमत दे सकता है। एक बच्चा जो शेफ़ की क्या कहते हैं ट्रेनिंग हासिल कर रहा है, वो रेस्टोरेंट भी खोल सकता है, वो भी 10 लोगों को मुलाजमत दे सकता है। तो जब हम सोच रहे हैं कारोबार शुरू करने का मौका देना, उसके अंदर हम ट्रेडिशनल और इनोवेशन ड्रिवन दो ये जिसको आप कहें कि पैरेलल ब्रांचेस हैं, हम इन दोनों को कवर करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बस सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर ज़्यादा बिजनेस और ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो ये रेगुलर बिजनेसेस क्रिएट करेंगे। ओके, और जी किरण, और ये भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि आप लोगों ने ये भी तो देखा होगा, कुछ स्टडी आपने भी किया होगा कि आखिर पोटेंशियल कहाँ कहाँ है, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर अगर नौजवान जाएं और वहाँ वो अपने आइडियाज़ के साथ में जाएं तो वो वहाँ से बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। कुछ इस तरह के कुछ अगर है आपके पास में कुछ फैक्ट्स तो हमसे शेयर करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखें, मेरा टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर लीप फ्रॉग कर सकता है दुनिया में किसी चीज़ में तो वो टेक्नोलॉजी है। अब इंडस्ट्रियल एज की चीज़ों में तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतना। हमारे पड़ोस मुल्क चाइना ही हमसे बहुत आगे है प्रोडक्टिविटी में, व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। तो हमने 7 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पिक की थी, जिनके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। जहाँ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बात आती है तो उसमें हम 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटेलिजेंट व्हीकल्स और स्मार्ट रोबोट्स, ये 7 एरियाज़ हैं जिसमें हम ये बिलीव करते हैं कि अगर स्टूडेंट्स आएंगे आगे, इन एरियाज़ के अंदर स्टार्टअप्स लेके आएंगे, वेल्थ भी क्रिएट होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी भी आगे बढ़ेगी और आगे दुनिया में इंशाल्लाह इस पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर होगा। हसन, अगर ये 7 जो आपने चॉक डाउन किए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ब्लॉकचेन, मैं चाह रहा हूँ अगर एक जुमले में जी हसन, आपको आवाज़ आ रही है? इस तरीके से हेल्प करना चाह रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी में जो बच्चा आएगा उसको हम बाहर एक्सपर्ट्स के साथ इन एरियाज़ के अंदर कनेक्ट करेंगे और उनको फिर उस तरीके से टेक्नोलॉजी की हेल्प मुहैया करेंगे जैसे जैसे उनको आगे बढ़ने के लिए उसमें ज़रूरत पड़ती हो।
इसके अंदर हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी एक बड़ा रोल हो, और मेरे जैसे पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, उनको भी हम एक मौका मुहैया करें कि वो इन बच्चों को मेंटर कर सकें वहाँ दूर से बैठकर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए। अच्छा हसन, जिस तरह तो आपने ये थोड़ा सा हमारे ख्यालात थे, इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है। अभी शायद किसी वजह से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, अभी तक तो जो हमने ये समझा कि हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इसके अंदर आगे बढ़ के अपना रोल अदा करें और मदद करें इन बच्चों की, जिस तरीके से भी वो इनको मेंटर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ से मेंटर कर सकते हैं, अपने ख्यालात से, अपनी टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज़ से। सही तो हसन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं जानना चाह रहा था इससे पहले जब जी हसन, जिस तरह आपने बताया ब्लॉकचेन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये वो ट्रेड्स हैं जिससे मुताल्लिक आप लोग सोच रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ अगर थोड़ा सा एक जुमले में एक्सप्लेन कर दें इन सातों पॉइंटर्स को। जी बिल्कुल। तो देखें, 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स को, जिस तरह हम प्रिंटर पे पेपर प्रिंट करते हैं, वो 3D ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर सकती है। तो अब इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर मिसाल के तौर पे आप घर पूरा बना सकते हैं 3D प्रिंटेड। अब इमरान खान साहब ने 5 मिलियन घरों की जो स्कीम स्टार्ट की है, उसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से उसको लॉन्च करना है, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजीज़ बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं और पाकिस्तान उसकी वजह से इन टेक्नोलॉजीज़ में आगे बढ़ सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक हम बात करते हैं, मुझे ब्लॉकचेन पे अगर आप थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल। तो ब्लॉकचेन का आमतौर पे जो लोग समझते हैं वो यही कहते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस दिमाग में आते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन की बहुत एप्लीकेशंस है। मैं आपको बहुत सिंपल सी बताता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर वोटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, उसकी पूरी ट्रैकिंग के कोई जाली वोट नहीं पड़े और लोगों की प्राइवेसी भी ना मुतासिर हो, ये एक ब्लॉकचेन की सिंपल एप्लीकेशन है जो की जा सकती है। इसी तरह अक्रॉस द बोर्ड हर तरीके की एसेट मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपको ट्रैक रखना है कि कौन कौन से एसेट्स कहाँ हैं, किसके पास हैं, और उनकी क्या कहते हैं ट्रांजैक्शंस, तो उसके अंदर भी ब्लॉकचेन बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। देयर आर इसकी हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं ब्लॉकचेन की जो हम चाहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में शुरू हों। ओके, और ये सिखाई जाएंगी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल पर, और कोई टाइम पीरियड भी होगा, लाइक 6 मंथ्स का कोर्स या फॉर दैट मैटर 1 साल का कोर्स? जी देखें, हम डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहे काम को। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी इन प्रोग्राम्स में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है वो 6 महीने का है ट्रेनिंग का। तो लेकिन ये कि उसमें कुछ बच्चे तेज़ी से भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो करें, तो वो 6 महीने के अंदर उनको हम बिल्कुल एक आइडिया के कॉन्सेप्ट से लेकर और उसको लॉन्च करने तक का सारा सिखा सकेंगे 6 महीने के वक्त में। हसन सैयद, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। और जिस तरह आपने कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हो रहा है और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने रब्ता भी आपसे किया है और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। तो अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और आज का जो दूसरा एक अहम मौजूद, उस पर बढ़ने से पहले खबर आ रही है वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, मैं तो आपको बस ये बताने वाली थी कि आज कव्वाली का रंग भी शामिल होगा, तो प्लीज़ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाकई शोएब सही कह रहे हैं, अहम खबर है, अहम मामला। ये भी जान लीजिए, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन नैब के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब इंटरव्यू नहीं दे सकते। क्या उनका कहना था, आपको सुनवाएंगे। अभी तो जज कानून ये कहता है कि अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट जब तक प्रूव अदरवाइज ना हो जाए कि गिल्टी है। अभी तो गिल्टी कोई नहीं है, अभी तो सोच ही नहीं है, और आप हथकड़ियाँ भी लगाओ और बूढ़ों को जेलों में भी डालो और फिर कहते हो इकॉनमी भी चलाओ, कैसे चलेगी? सर, चेयरमैन नैब ने एक इंटरव्यू भी दिया है, उसमें आपका भी उन्होंने तस्करा किया है। इंटरव्यू आपने सुना? सर, उसको हक नहीं है इंटरव्यू देने का, उसकी पोस्ट नहीं कहती कि उसको इंटरव्यू देना चाहिए, मगर दिया है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। ये तो अहम बात थी, एक अहम मामला है और वो है डॉक्टर्स हमारे यहाँ पहले ही कम, और जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है, पहले आए रोज हड़ताल, अब शॉर्टफॉल। मुल्क भर में 3,80,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स की कमी है, ऐसा इंकशाफ हुआ। महकमे सेहत के आदाद शुमार तो कम से कम यही बताते हैं और साथ के साथ तशवीश को बढ़ाते हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा अरहम खान हमें ज्वाइन कर रही है। अरहम,
आप पहले ही परेशान है आयरोज की हड़ताल से और ऊपर से आप ये जो इदाद शुमार शहर की वजारत सेहत ने, ये तो अलार्मिंग है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है शोएब। पाकिस्तान में डॉक्टर्स, नर्सेज और डेंटिस्ट जो हैं उनकी कमी का शिकार है। जिस तरह से अभी किरण भी बता रही थी कि 3 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में कम हैं। एक इंटरनेशनली जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक जो हमारा 20-22 करोड़ का मुल्क है उसमें 4 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स होने चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा डेंटिस्ट और 14 लाख से ज़्यादा नर्सेज होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। हमारे पास तकरीबन 1000 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है और तकरीबन 1000 लोगों के लिए एक नर्स मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल आपको पता है दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है। थोड़ी सी आपको मैं कुछ अदाद-ओ-शुमार बताऊं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान डेंटल मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ, वो डॉक्टर्स जो हैं वो तकरीबन 2,22,221 हैं। जो डेंटिस्ट हैं वो 23,295, जबकि नर्सेज 1,44,600 हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर हम यूके में बात करें तो वहाँ पर 10,000 लोगों के लिए तकरीबन 27 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं इलाज के लिए, जबकि पाकिस्तान में 10,000 लोगों के लिए सिर्फ 10 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। और इंडिया हमसे भी पीछे है, उनके पास 10,000 लोगों के लिए सिर्फ 8 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। शुएब, अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या हमारे पास डॉक्टर्स, नर्सेज या डेंटिस्ट मौजूद नहीं है? ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, नर्सेज मौजूद हैं, लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं। सरकारी अस्पतालों में जाना वो क्यों पसंद नहीं करते? उसकी वजह यह है क्योंकि तनख्वाहें नहीं मिलती टाइम के ऊपर। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को, पैरामेडिक्स लेकिन अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो बाल वो PMDC से रजिस्टर्ड तो हैं, तो वो इसमें तो उनकी फिगर आएगी। हाँ, अगर वो यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद, डिग्री लेने के बाद बाहर चले गए, दैट्स समथिंग एल्स, वो फिगर हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं। अभी शोएब मैं इसी पॉइंट पे आने लगी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान वापस आना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ये बिल्कुल एक अहम पॉइंट है कि जो यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद चले जाते हैं। लेकिन इसमें भी ये अरहम, बहुत से डॉक्टर ऐसे भी हैं जो चाइना से डिग्री लेने के बाद या फॉर दैट मैटर और मुल्कों से पढ़ने में पाकिस्तान वापस भी आते हैं और यहाँ पर सर्व भी करते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक आप जो शुमार हैं वो शेयर कर रही हैं। बस शुएब, बहुत सारी बातें हो गई। मुझे ईद पर ना नए कपड़े चाहिए, भले वो पुराने ट्रेंड्स के साथ हो। मुझे तो चलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पुराना ट्रेंड वापस आ जाए यार। तो पुराना जोड़ा भी बाहर आ जाए। अगर पोल्का डॉट्स, आपके पास पोल्का डॉट्स का कोई ना कोई प्रिंट मौजूद है ना, कपड़ा मौजूद है, आप निकाल सकते हैं, सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऐसा लगता है गया जमाना लौट आया। भाई पोल्का डॉट्स पहले बहुत साल पहले पहने जाते थे, ये कहा जाता था, लेकिन ये फिर से इन हो गए पोल्का डॉट्स। हम तो ये सोच रहे थे बस वो चौड़े वाले पजामे वही है जो पुराना दौर लौट कर आया, ऐसा मालूम हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर साल मौसम बहार और मौसम गर्मा में कई रंगों से सजे डिजाइन आते हैं और लोगों के दिलों को भा जाते हैं। इतने बड़े-बड़े डॉट है किरण, मैं ये कौन सा पोल्का डॉट है? इतने बड़े-बड़े डॉट्स हो गए, बैग में पोल्का डॉट्स हैं, यानी आप शर्ट तो ले लें, साथ मैचिंग बैग लें, बात तो तब बनेगी। बस खर्चे की बात करें। हो सकता है सस्ता मिल जाए, मुश्किल है। महंगा सस्ता बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इन पोल्का डॉट्स को डिस्कस करते हैं। डिजाइनर आमिर बेग हमको ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम सलाम। मैं तो एक्सपेक्ट करता आप पोल्का डॉट वाली शर्ट पहन के आएंगे। आपने कैरियों पर इत्तेफाक किया। एक्चुअली क्या है कि पोल्का डॉट बहुत माइनर, बहुत सॉफ्ट कलर थे, तो आई वुड प्रेफर कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। अच्छा, मुझे लगा ये मौसम की वजह से मोटा मार्कर लेके वाइट शर्ट पे लगा लेने से। अब बताएं आप कैसे? सब साहब सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। पुराने फैशन वापस आ रहे हैं। फैशन तो हमेशा पुराना ही चलता है। ओके। फैशन का एक टाइम है जो 7 to 8 ईयर्स बाद रिपीट होता है ग्रेजुअली। आप किसी को ले लें, आप यूजुअली बात कर रहे हैं पोल्का डॉट की, तो फेमस लाइक कोई भी एज ले लें आप, छोटे बड़े मिडिल, हर एज में पोल्का डॉट आपको सूट करता है। लगता तो क्यूट है। लगता तो क्यूट है। इवन कि बेबी छोटी हो, कोई सोफिस्टिकेट आंटी हो, उन पे कलर चेंज, बच्चों पे बबल पिंक, बड़ों पे पैरेट लाइट कलर, तो सारी चीजें लगती है, बड़ी खूबसूरत है आपको चीजें। लेकिन फिर वो नहीं लगे ना कि ये तो 70s का मॉडल बनके खड़ी हो गई। वो बताया तो ऊपर लेके 2000 डिपेंड करना है। आपने वो 70s में जाने के लिए आपने बड़े बड़े रिंकल्स, आपने स्लीव्स डाल लेनी है, आपने उसको बड़े बड़े बबल्स बना लेना है आपने, तो फिर लगता है कि गॉट 73 का। और अगर वो ना लगना चाहे और पोल्का डॉट्स भी पहनना चाहे तो क्या करें? तो आप उसको सिमिलर डिजाइन करें। आप पोल्का डॉट के साथ ब्लैक की स्ट्राइप यूज करें। इफ अगर आप पोल्का डॉट पहन रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने पूरा पोल्का डॉट ही पहनना है। उसको आप ब्लैक स्ट्राइप वाली पट्टियों के साथ ब्लैक फैब्रिक ले लें, आप कोई भी एनहेंस पट्टी ले लें, साथ में उसको एनहेंस करें और कंबाइन करके आप उसमें बहुत प्यारा प्रिंट निकलता है। ब्लैक ही क्यों?
वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक एंड डॉट पोल्का डॉट अगर हम पहन रहे हैं तो हम ब्लैक के साथ वो यानी जो पोल्का डॉट है अगर रेड कलर का है तो रेड कंट्रास्ट भी अच्छा लगता है, डिपेंड करता है। बाद लोग चाहते हैं कि नहीं बहुत टू मच कंट्रास्ट है, तो ये हमारा सेम के सेम थोड़ा सा सटल होता है, एलिगेंट लुक देता है, आप आराम से इजीली वेयर कर लेते हैं। अदरवाइज लोग कहते हैं ओह रेड के साथ पर्पल आई कांट वेयर, ओह माय गॉड मुझे सूट नहीं करा, मैं बहुत मोटी हूँ, यू नो बहुत बल्कि हूँ, बहुत स्लिम हूँ, तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं। और बहुत सारे कट्स भी ट्राई कर सकते हैं आप इस सब में। ऑफ कोर्स कट्स तो नहीं, कट्स तो बहुत प्यारे प्यारे कट्स होते हैं, बट आपको कैरी करना आना चाहिए। कैरी, ये तो आपने कैरी फिर से आप ले आए, जिक्र कोई बात नहीं। कैरी करना आना चाहिए। आई लव कैरी सीजन चल रहा है। कैरी का सीजन चल रहा है। यार वेटिंग मैंगो। नहीं मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अब आजकल तो लेसेस भी हैं और उसमें वो 3D फूल और साथ में पोल्का डॉट। पहले हमारे साथ होता था कि बहुत हम नॉर्मल कमीज बनाते थे, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, बड़े अच्छे कट्स होते थे। अब क्लाइंट्स को लेसेस भी लगानी चाहिए, उसमें इवन 3D फ्लावर्स चाहिए, मल्टी स्टोन चाहिए, उसमें सब कुछ जो नहीं है। तो जो 5 से 6 शर्ट्स का मटेरियल हम एक शर्ट में इनपुट करते हैं। महंगी हो जाती है ना उससे, तो फिर क्यों उस तरफ जाना है? महंगी नहीं होती वो एक्चुअली, क्या है लेस लगा रहे हैं आप, उसमें पत्थर लगा रहे हैं। नहीं देखिए वो हमें लेस कितना लगानी थी, हमें छोटे पीस का एडजस्ट करना पड़ता है। यूजुअली क्लाइंट के पास जिनका बजट नहीं, यूजुअली आपके पास लेसिस पुरानी है, उसको सेम फैब्रिक में डाई कराएंगे। कौन सा नया पट्टा खोल रहे होते हैं आप भी, तो पुराना कोई रखा हुआ बचा हुआ यहाँ से उठाया, हम भी करते हैं ऑफकोर्स, हम लाइव हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, हम भी करते हैं, सब करते हैं एक्चुअली, कोई बताता है कोई नहीं बताता है। पुरानी चीज़ों को नया करना तो एक हैबिट होती है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि पुरानी चीज़ें दोबारा मिलती नहीं है। नई चीज़ आती है हमेशा नए इन्वेस्टमेंट के साथ आती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। पुरानी जो चीज़ होती है बड़ी प्यारी म्यादार बड़ी अच्छी चीज़ होती है, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं पुरानी चीज़ें, तो उनको ऐसे भी यूटिलाइज किया जा सकता है। यूटिलाइज किया सकता है। आप देखिए अब तो बहुत इजीली इंस्टाग्राम ने बहुत आसान कर दिया लोग को। आपने कटन पे क्लाइंट आते हैं, जी मुझे आला जुड़ा चाहिए जी, ठक 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 जी ये वाला सेम बना दें, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट आप नहीं मुझे सेम ही चाहिए, तो फिर बड़ा उनको रिकमेंड करना पड़ता है कि उसमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती है क्लाइंट के लिए। तो उसमें वो कहती है मुझे ये भी चाहिए, लेटेस्ट क्या है भाई, लेटेस्ट पोल्का डॉट आप ऐड कर लें उसमें, ठीक है। ऑफ कोर्स और अब स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू समर्स कौन-कौन से कलर पोल्का डॉट्स में होने चाहिए और हो रहे हैं? समर्स में आजकल जो चल रहे हैं वो बहुत पैस्टल के साथ चल रहे हैं। समर्स में लाइट बेज है, बेबी पिंक है, ओके, सॉफ्ट पिंक मजेंटा है, जितने पैस्टल टोन्स होंगे ना सारे समर्स में चलेंगे। ओके और अब ये भी हम देखते हैं ना कि पूरी शर्ट पोल्का डॉट, जैसे आपने कहा पैनल ब्लैक हो, यानी सिर्फ स्लीव्स भी हो सकते हैं पोल्का डॉट्स के? ऑफ कोर्स आप पर बैन करता है तो बंदा डिज़ाइन करता है कि अगर आपकी स्लीव्स पोल्का डॉट की है, ठीक है, आपने स्लीव जो है स्ट्राइप्स की लेनी है, आगे उसकी पोल्का डॉट की अपने एजिंग की फ्रिल लगा लेनी है छोटी छोटी सी, ताकि उसको वो बैलेंस करे। वो फ्रिल नहीं जो हम फिर 60s के दौर में चले आएंगे, हमारा माइंड फॉर डाइवर्जन हो जाता है हमारे 60s में, तो छोटी छोटी आपने फ्रिल आजकल बड़ी, जैसे ये देखने सामने मैंने कहा और सामने लगी हुई है कि आपने चीज़ें आपने यहीं देख के कहा होगा। नहीं सॉरी मैंने बिल्कुल नहीं देखा, इसकी बेसिक चीज़ है सारी, नहीं तो आपने इसकी फ्रिल लगानी है। आप ये देख रहे हैं, मैं वो देख रही हूँ जो आपने पट्टी उस तरफ अभी देखिए मैंने भी यूज़ किया हुआ है एक्चुअली, ये सैल्वेज इसका फैब्रिक का, हाँ। जो एज की पट्टी होती है ना, तो उसको यूटिलाइज कर दिया। देखिए सबको डिफरेंट कुछ चाहिए, कुछ यही कोशिश हमारी होती है कि ये तो स्लीव्स के कफ्स पे भी अच्छा लगेगा, इवन ट्राउजर्स के साथ भी अच्छा लगेगा, जो बटन के बराबर में आ रहा है। बिल्कुल, ये तो आपके साथ किस तरह लगाना है किसी क्लाइंट का। तो आजकल वो मिनी बस वाली लटोरियां भी बहुत इन है, क्या कहते हैं एक्चुअली वो लटोरियां मजे का था बेसिकली, इट्स अ ट्रक आर्ट, बेसिकली इट्स अ ट्रक आर्ट, वो ट्रक का मटेरियल होता है, हमारे यहाँ कपड़ों पे लग रहा है, लॉन पे लग रहा है, अब वो अपग्रेड हो गई है। जो कपड़े वाली चीज़ें थी उसमें थोड़ा सा हमने मोटिवेशन कर ली, उसमें हमने क्रिस्टल हैंग कर दिए, मोती आ गए छोटे बड़े हर साइज़ के, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छी चीज़ बन गई है फाइनली वो। मतलब देखा जाए तो पुरानी चीज़ें रल्ली, ट्रक आर्ट, मल्टी रेशम, धागे, उसकी चीज़ें थोड़ी छोटी बना के लगाते थे, दुपट्टे में हैंगिंग करते थे। अब तो माशाल्लाह दौर नया आ गया है, सोच बदल गई है, सोच बदल गई है, लेकिन ना मौसम बहुत गर्म है। ज़रा ईद के लिए 1-2 फैब्रिक्स बता देते तो अच्छा हो जाता। सबसे अच्छा फैब्रिक जो है ना, आप कॉटन यूज़ कीजिए, बेस्ट है कॉटन। और उसमें चमक दमक के लिए क्या करूँ? चमक दमक के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। चमक दम आप नहीं चाहिए लोगों को, अब चमक दमक ट्रेंड चेंज हो गया है, लोगों को चाहिए बहुत सोफिस्टिकेट, एलिगेंट, अब नहीं चाहिए। उनको लेसिस चाहिए, बहुत बटन्स आ गए हैं, आपको पोल्का डॉट की आपने शर्ट ले ली खूबसूरत से, उस पर अगर आपकी शॉर्ट 32 की लेंथ है पोल्का डॉट की, तो आपने ब्लैक एंड वाइट या रेड एंड ब्लैक अपने वॉल्यूम बना लिया, आपने बेल बॉटम बना लिया, तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपका। थैंक यू ना, आपने बहुत हेल्प कर दिया आज मुझे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आप आए और कैरी वाली शर्ट पहन के की बात की।
ये मैंने बेसिकली बताया कि पोल्का डॉट से अगला टॉपिक आपका कैरी वाली शर्ट हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक, हमारी अगली खबर कुछ और है। आपने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को एक मोटरसाइकिल पर बैठे देखा होगा, लेकिन शायद आपने ना देखा हो कि एक मोटरसाइकिल पर गाय को बिठाया गया, घुमाया गया, ले जाया गया। मैं यही वीडियो आपको दिखा रही हूँ, लपेट लपूट के लेकर जा रहे हैं। मासूम सी गाय बैठी हुई है। ये वीडियो खासी वायरल है आजकल। एक नौजवान गाय को मोटरसाइकिल पर बिठाकर सैर के लिए ले गए। गाय भी पुरसुकून अंदाज में सवारी के मजे ले रही है। ये तो गाय से पूछे ना हो। एक गाय दूसरा गुड गाय। यस, ये दिखाते हैं आपको वीडियो। एनीवेज, यहाँ लेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हाजिर है ब्रेक के बाद एक अफसोसनाक खबर है। वफाकी वजीर एंटी नारकोटिक्स घोटकी में इंतकाल कर गए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे उमर बिन आसिफ हमारे साथ, इमरान हमारे साथ हैं। बताइएगा, काफ़ी अरसे से बीमार थे, ये मालूम हो रहा है। जी बिल्कुल, काफ़ी अरसे से जो है ये जिगर की बीमारी में मुब्तला थे। आज सुबह जो है इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद ये इंतकाल कर गए हैं। अली मोहम्मद खान मेहर जो है आज़ाद हैसियत में जो है घोटकी से इलेक्शन जीतने के बाद जो है PTI में शामिल हुए थे, जिसके बाद जो है ये वफाकी वजीर नारकोटिक्स थे कि आज सुबह जो है इनको दिल का दौरा अचानक पड़ा, जिसके बाद वो जानलेवा साबित हुआ। इनकी नमाज जनाजा का जो है वो बाद में ऐलान किया जाएगा, ऐसा खानदानी ज़राए का कहना है। अली मोहम्मद मार जो है इससे पहले वजीर आला सिंध भी रह चुके हैं, जो काफ़ी अरसे से जो है तबीयत खराब होने के बाद जो है उनको जिगर की बीमारी में मुब्तला थे। आज जो है उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। इस वक्त जो है घोटकी, खानगढ़ और मुख्तलिफ शहर जो है वो सोग में बंद कर दिए गए हैं। जी इमरान आसिफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लिए चलेंगे मुल्तान, जहां एक ऐसी मुनफरिद मस्जिद है जहां ना तो फूलों के बागात हैं और ना ही कोई अतर, लेकिन फिर भी ये मस्जिद ऐसी जहां दिन रात खुशबुएं रहती हैं। मुगलिया दौर में तामीर होने वाली ये खूबसूरत मस्जिद, इसकी ज़ियारत करवाएंगे आसिफ बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। ना कोई फूल ना ही इत्र, लेकिन फिर भी फूलों की खुशबू से महकती यह है मुल्तान के इलाके हुसैना गाई में वाक़ मुगलिया दौर की कदीम मस्जिद फूल हट। खुशबू कहाँ से आती है ये भी राज है, लेकिन लोगों का मानना है मस्जिद की जगह पर किसी जमाने में फूलों की दुकानें हुआ करती थी, जिसकी वजह से खुशबू का बसेरा है। फूलों की तो खुशबू होती है, फिर जो लोग यहाँ आते हैं और इसकी तर्ज़े तामीर को देखते हैं तो बहुत खुशी महसूस करते हैं। मस्जिद के दरवाज़ों पर दीदा ज़ेब कुंदाकारी, दीवारों पर सुनहरी अरूफ में लिखी कुरानी आयात, सुर्ख सब्ज़ जामनी शीशों की मीनाकारी इस कदर दिलकश है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। फने तामीर का शाकार इस मस्जिद की खुशबू से सांसें महकाने दूर दराज से लोग आते हैं। मुगलिया दौर में तामीर होने वाली मस्जिद फूलहट मुअत्तर फिजा और दीदा ज़ेब हुसन की वजह से खासी अहमियत की हामी है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। अब जरा बढ़ते हैं आगे और फन्ने कवाली की बात करेंगे जो सुनने वालों पर सहर तारी कर दे। कलाम ऐसा जो दिल में उतर जाए और आवाज़ वो जो दीवाना बना दे। हम बात करें फैसल कवाल ग्रुप की, हमें ज्वाइन कर चुके हैं नया दिन में आज, इसलिए तो हम यहाँ पर बैठे। वेलकम टू नया दिन। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर नात शरीफ से हम आगाज़ करें। बिल्कुल, एक नात शरीफ आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो कि बहुत मशहूर कवाल की पढ़ी हुई नात शरीफ है और कल उनकी बरसी भी है। तो मैं पूरे पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनके लिए, उनके हक़ में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आमीन सरकार का पड़ोस नसीब अता फरमाए। नात शरीफ समाअत फरमाए।
इल्तिजा खुदा के लिए करूं हो मुझ पे हबीबे खुदा के लिए हुजूर उलझाए उम्मीद अब तो खिल जाए तुम्हारे दर का भिखारी हूँ भीख मिल जाए रसूल की तो भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। वो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। वो भर दो झोली मेरी, भर दो झोली में ओ ताजदारे मदीना, भर दो झोली में ओ ताजदारे मदीना। अल्लाह भी रसूल का दौलत रसूल की, अल्लाह भी रसूल का दौलत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। भर दो झोली में ओ ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ओ ताजदार, झोली में ओ ताजदारे मदीना। सितारे से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आधार से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली में ओ ताजदारे मदीना, भर दो झोली में ओ ताजदारे या मदीना। रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आज़ाद भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। समाज फरमाए जब लिया नाम नबी नाम खुदा से पहले, जब लिया नाम नबी नाम खुदा से पहले, हो गया मुझ पे करम मेरी खता से पहले, हो गया मुझ पे करम मेरी खता से पहले। बारिशें होने लगी अब रहवा से पहले, बारिशें होने लगी अब हवा से पहले, भर दी मोहम्मद ने सदा से पहले।
कौन सा प्यारा नवासा जरा तवज्जो। जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बान हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को आया, कितनी अजीम हज़रत शबीर की है ज़ात, कितनी अजीम हज़रत शबीर की है ज़ात। मैदान करबला में शाह कुछ की सालिने, मैदान करबला में शाह कुछ की सालिने, मैदान करबला में शाह कुछ की सालिने। सजदे में सर कटा के मोहम्मद के सजदे में सर ओ मोहम्मद के लाल रे, सजदे में सर ओ मोहम्मद के लाल रे, सजदे में सर ओ मोहम्मद के लाल रे। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जमा तो इमामत खरीद ली। ये मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली। सजदे के राग में शहादत खरीद ली, सजदे के राग में शहादत खरीद ली, सजदे के राग में शहादत खरीद ली। नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, नाना के दो नवास उम्मत खरीद ली, नाना के दो नवास उम्मत खरीद ली, नाना के दो नवास उम्मत खरीद ली। आशिक मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना सरताज था, अल्लाह अल्लाह कितना सरताज था, अल्लाह अल्लाह कितना सरताज। आशिक मुस्तफा, आशिक मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना सरताज। अर्शी वाले भी सुनते थे जिसको, अर्शी वाले भी सुनते थे जिसको। क्या ज़ाती अज़ाने बिलाली, अर्शी वाले भी सुनते थे जिसको गाली अगाले बिलाली, अर्शी वाले भी सुनते थे जिसको। क्या आज़ादी अज़ाने बिलाली। एक हजरत बिलाल का अज़ान का वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सच्चा ये वाक़या है अज़ाने